हेलो दोस्तों, मेरा नाम एडवोकेट अतुल कुमार चौबे है और आज हम सीआरपीसी सेक्शन 36 से लेके 40 तक पढ़ेंगे। लेसन चौथा है, अध्याय चौथा है, जिसमें बताया गया है वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियों के बारे में इसमें चर्चा किया गया है। लेसन चौथा है, इम्पोर्टेंट है, तो आज हम इसकी चर्चा करेंगे। किसी विद्वान ने कहा है कि अगर आपको सूर्य की तरह चमकना है, सूर्य की तरह अगर आपको चमकना है तो सूर्य की तरह तपना भी पड़ेगा दोस्तों। तो मेहनत तो करनी है। अगर आपको अपने गोल तक जाना, अपने लक्ष्य को पाना है तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। इसी के साथ हम आज चर्चा करेंगे लेसन 4 सीआरपीसी 36 से लेके 40 तक इसका वर्णन किया गया है। 36 कहता है कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की जो शक्ति है, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को जो पावर है, वह थाने में यानी थाने के जो भरसाधक अधिकारी को जो पावर मिला है, उसी पावर का प्रयोग हमारे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी कर सकते हैं। जैसे में आप सोचिए कि थाने में आपने कभी कभी सोचा होगा कि थाने में अचानक एसपी साहब आ गए और एसपी साहब आए तो जितने भी पीड़ित वहाँ पहुँचे थे उन सबके फॉर्म व एप्लीकेशन प्रार्थना पत्र पर उन्होंने एफआईआर दर्ज करने के लिए, एनसीआर दर्ज करने के लिए आदेश कर दिया। तो ये हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी की शक्ति है, वह शक्ति थाने के जो भरसाधक अधिकारी की जो शक्ति होती है, वही शक्ति का प्रयोग ये लोग भी कर सकते हैं। यानी इन्हें एसएचओ साहब की जितनी भी शक्तियां हैं, उनको अपने एसएचओ, एक थानेदार जो दरोगा नहीं होते हैं, एसएचओ होते हैं, उनसे 3 उनका स्टार होता होगा कंधे पर। जब 3 स्टार होता है और एक ब्लू और रेड कलर की पट्टी होती है तो उन्हें हम एसएचओ कहते हैं। और 3 ही स्टार हो लेकिन ब्लू और रेड कलर की जहाँ पट्टी नहीं होती है उन्हें हम डीएसपी कहते हैं। तो देखिए अब यहाँ क्या बताया गया है, 36 सेक्शन मात्र यही एक चीज़, 36 का उद्देश्य यही है कि थाने में एसपी साहब आते हैं, सीओ साहब आते हैं, डीएसपी साहब आते हैं, जो भी वरिष्ठ अधिकारी आएंगे वह थाने के भरसाधक जो अधिकारी है उसके शक्ति का प्रयोग करके अपने उस क्षेत्र में शांति सुरक्षा व्यवस्था कायम रखने का काम कर सकते हैं। यह 36 में बताया गया। दूसरी चीज़ कहा गया, मान लीजिए किसी इन्वेस्टिगेशंस होता है और 173(2) में जब कोर्ट में चार्जशीट चला जाता है, इन्वेस्टिगेशंस किसी, मान लीजिए एफआईआर दर्ज हुआ और एफआईआर में अभियुक्त के खिलाफ जो इन्वेस्टिगेशन होता है, तो जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर रहता है वो 173(2) में क्या करता है, चार्जशीट पेश कर देता है कोर्ट में। चार्जशीट जाने के बाद भी अगर आपको कोई नया एविडेंस मिलता है, कोई नया क्लू मिलता है, तो आप सीधे इन वरिष्ठ अधिकारियों के पास एक आवेदन लिख सकते हैं कि उसी अपराध की पुनः इन्वेस्टिगेशंस हो, और यह विधि विरुद्ध नहीं होगा। लेकिन चार्जशीट पेश होने के बाद पुनः इन्वेस्टिगेशंस का आदेश आम देखा जाए विधिक रूप से तो यहाँ भी सही है, लेकिन ऐसे देखा जाए तो कोर्ट ही करती है। 482 में हमारा हाई कोर्ट भी इसका प्रयोग करती है। तो यहाँ ये चीज़ें भी बताया गया, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। देखिए ये चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट है। अब नए, लेकिन आपका एविडेंस नया होना चाहिए जिससे इन्वेस्टिगेशंस को प्रभावित करता हो, ऐसा एविडेंस होना चाहिए। अब हम 37 का प्रयोग करेंगे। 37 में बताया गया है कि मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी को जनता कब सहायता करेगी। देखिए 37 में जनता को बाध्य किया गया है कि जनता मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी को अधिकारियों की सहायता करेगी। कब करेगी कि पकड़ना रोकना, पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट मान लीजिए किसी अपराधी को पकड़ने के लिए प्राधिकृत हो, या उसे कोई अपराध करने से रोकने के लिए प्राधिकृत हो, या मान लीजिए अपने क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाने के लिए किसी को रोकने के लिए, यानी शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कोई व्यक्ति अगर अपराध करता है तो उसको रोकने के लिए अगर पुलिस अधिकारी और मजिस्ट्रेट प्राधिकृत हो और वह जनता से सहायता मांग रहे हैं कि उसको पकड़वाने में मेरी मदद करिए। अब मान लीजिए 4 पुलिस अधिकारी आ गए आपके गांव में और 2 अपराधी उनको पकड़ना है, तो आपके गांव में आपसे बेहतर कौन जानता है गली रास्ता, तो आ गए और कहें पकड़ना है, आप लोग हेल्प कीजिए, मेरा इन 4 अपराधियों को पकड़ना है, तो वहाँ आपको कानून बाध्य करता है कि आपको
उन पुलिस अधिकारी या कोई मजिस्ट्रेट हैं उनकी सहायता करनी चाहिए। तीसरा चीज़ यहाँ पर दिया है कि नहर, तार, रेलवे, लोक संपत्ति। रेलवे, मान लीजिए रेलवे का कोई क्षति पहुंचा रहा है, किसी लोक संपत्ति जो सार्वजनिक संपत्ति होती है उसकी कोई क्षति पहुंचा रहा है, कोई नहर में पानी का रुकाव कर रहा है, बाधित कर रहा है, और इन सब चीज़ का निवारण करने के लिए अगर पुलिस अधिकारी आती है, किसी व्यक्ति को रोकने के लिए आती है, और वहाँ अगर पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट आपसे सहायता मांगती है तो आपको सहायता देने के लिए आप बाध्य है। अभी आप फ़ोन कर दीजिए, मान लीजिए इस समय मौसम बारिश का चल रहा है और बाढ़ आ गया और बाढ़ आ जाता है और बाढ़ से पानी चारों तरफ इकट्ठा हो जाता है, तो उस पानी को निकालने के लिए कोई नाली नहर होता है ना, तो नाली नहर में मान लीजिए पानी निकल रहा है, अब कोई अगवे का किया नहरिए में बांध दिया कि इधर नहीं जाएगा, ऐसे नहीं निकलेगा, तो उसको रोकने के लिए आप किसको बुलाएंगे? पुलिस को बुलाएंगे। और पुलिस मान लीजिए आएगी कि पानी की निकासी किया जाए, तो वहाँ पे पुलिस अगर 2-3 पुलिस आते हैं, लोग सदस्य आते हैं, पुलिस के 2-3 लोग आते हैं और उन्हें आपसे सहायता मांग रहे हैं इन सब चीज़ों में, तो आपको वहाँ पे सहायता देना आपको बाध्य करते हैं, यानी आप इससे मना नहीं कर सकते हैं। तो ये 37 में बताया गया है कि मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी जनता से किन किन मामलों में सहायता मांगेंगी और जनता सहायता देने के लिए बाध्य है। 38 वारंट का निष्पादन। अब मान लीजिए मजिस्ट्रेट साहब ने क्या कर दिया, आदेश कर दिया वारंट के, न्यायिक मजिस्ट्रेट हमारे कोर्ट से आदेश कर दिया वारंट का, लेकिन पुलिस अधिकारी नहीं ले जा पा रहे हैं, किसी कारणवश कोई अन्य व्यक्ति ले जा रहा है, और वह अन्य व्यक्ति अगर आप जनता से सहायता मांगता है कि हमें बताइए वारंट में जो व्यक्ति है वह कहाँ मिलेगा, उसको पकड़ने में मेरी मदद कीजिए, उसका एड्रेस बताइए, तो आपको वहाँ भी उसकी मदद करना चाहिए। लेकिन ये चीज़ें हैं जो 38 है, इसमें आपको बाध्य नहीं किया गया है, यानी जनता चाहे तो मदद करेगी, चाहे तो मदद नहीं करेगी, तो ये सिंपल चीज़ें यहाँ हैं। 39 में कुछ अपराधों की सूचना जनता द्वारा दिया जाना, ये इम्पोर्टेंट सेक्शन। 39 में कहा गया है कि जनता को ये भी बाध्य करती है कि आपके सामने अगर ये अपराध होगा तो आपको पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को सूचना देने का कर्तव्य है, आपको, आप इससे मुकर नहीं सकते। तो कौन से सेक्शन? 121 से 126। मान लीजिए कोई प्लानिंग कर रहा है, कोई षड्यंत्र कर रहा है भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के लिए, या भारत सरकार संसद पर आक्रमण करने के लिए, विधानसभा पर आक्रमण करने के लिए, और आपको पता चल गया, तो आपका एक कर्तव्य बनता है कि आप तुरंत किसको सूचित करेंगे? पुलिस अधिकारी को या न्यायिक में, या कोई भी जो आपके करीब हो, आपके पास, आपके काफ़ी निकटतम हो, वह मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी को सूचित करेंगे। 143 से 148 आईपीसी में विधि विरुद्ध जो जमाव है, जो बलवा है, इन सब चीज़ों, 272 से 78 जिसमें खाद्य पदार्थों में मिश्रण है, औषधियों में मिश्रण है, इन सब चीज़ों को कोई मिलाता है, गाँव में कहता है होकरी दुकानी पर से मत कीनिए, वो बहुत मिलावट देता है, इसके दुकान से मत खरीदना, बहुत मिलावट देता है, डीजल में पानी मिला दे रहे हैं, पेट्रोल में डीजल मिला दे रहे हैं, दूध में पानी मिला दे रहे हैं, ऐसे आप लोग बोलते हैं ना। तो अगर ये सब चीज़ें आपके सामने मार्केट में हो रहा है, आपके गांव में हो रहा है, कहीं भी हो रहा है, तो इन सब की सूचना आप सीधे पुलिस को दे सकते हैं। यहाँ भी आपको बॉन्ड किया गया है, यानी आपका कर्तव्य है कि आप दीजिए। 302, 303, 304 जो हम लोग पढ़े थे आईपीसी में, वो सब जो जीवन के लिए संकटकारी हो। 302, मान लीजिए कोई किसी को मारने वाला है, किसी का जान लेने वाला है, किसी को गोली फायरिंग करने वाला है किसी पे, तो इसकी सूचना आपको तुरंत देना चाहिए। फिर से 449-50 में मान लीजिए कोई आप गृह अत्याचार करने वाला है, जैसे बिना लीगल के गृह अत्याचार, यानी आपके घर में तोड़ फोड़ करने वाला है, आपके घर में, जैसे नए गांव में एक कहावत है कि चोर आए और सेन खोल लिए, सेन खोल के और एंट्री कर ली, तो ये सब चीज़ें अगर लग रहा है कि उसके घर में ये सब चीज़ें गृह अत्याचार करने वाला है, किसी व्यक्ति को ऐसी कोई भी जानकारी मिले तो पुलिस को तुरंत बताने का आपका कर्तव्य बनता है। अब देखिए ये 489 क से और अंगत तक, अगर किसी कोई नकली नोट का प्रयोग कर रहा है, देखिए ये जो 489 क से अंगत तक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने सुना होगा न्यूज में कि कुछ अपराधियों ने नकली 2000 की गड्डी का प्रयोग करते हुए एक सामान खरीदा है, ऐसे धोखा दिया, या 500 का। तो नकली नोटों का, भारतीय करेंसी नोटों का अगर आपने गलत तरीके से कोई सामान खरीदा या उसका प्रयोग किया या उसको बनाने के लिए आपने
कोई उपकरण लिया, उपकरण को कब्जा में रखा, तो यहाँ पे अगर किसी भी व्यक्ति को इसके बारे में कहीं भी सूचना मिलती है तो तुरंत अपने निकटतम मजिस्ट्रेट या बाढ़ साधक अधिकारी को सूचित करें। आपका ड्यूटी है, आप जाइए तुरंत बताइए। इस पे एक केस था कि शौकत हुसैन गुरु वर्सेस दिल्ली, शौकत हुसैन गुरु वर्सेस दिल्ली का एक केस था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो शौकत अली अभियुक्त था, अभियुक्त को पता था कि संसद पर आक्रमण करने के लिए प्लानिंग किया जा रहा है, षड्यंत्र किया जा रहा है। ये हुसैन जो शौकत हुसैन था, इसको पता था, लेकिन इसने पुलिस को नहीं बताया, क्योंकि ये इन्वॉल्व नहीं था। आक्रमण जब संसद पर होता है तो इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन इसको पता चल गया था कि हमारे संसद पे आक्रमण होने वाला है, उस पर अटैक होने वाला है, प्लानिंग किया जा रहा है, लेकिन इसने उसको पुलिस अधिकारी या निकटतम मजिस्ट्रेट को सूचित नहीं किया, इसलिए यहाँ पे इसको दंड दिया गया था इस केस में। एक चीज़ और देखिएगा, अगर 39 में आप पढ़ेंगे तो 39 में अगर आप इन सब चीज़ों को जानते हैं, आपको पता चल गया कि हमारे साथ कोई दूध में पानी मिला के बेच रहा है, कोई बलवा करने वाला है, 5 से अधिक लोग एक साथ ग्रुप में एक दूसरे ग्रुप पर अटैक करने वाले हैं, कोई 302 का मुलजिम होने वाला है, किसी का हत्या करने वाला है, कहीं लूटपाट होने वाला है, डकैती होने वाली, आपको पता है कि आपके गांव में या किसी भी स्थान में ये सब चीज़ें होने वाला है, और आप ये जानते हुए अगर सूचित नहीं करते हैं पुलिस के अधिकारियों को या आपके निकटतम जो मजिस्ट्रेट है उनको, अगर आप ये सूचित नहीं करेंगे तो आपको आईपीसी की सेक्शन 176 और 202 में दंडित किया जाएगा। अब 176 आईपीसी है क्या? 176 में कहा गया है कि आपको सूचना देने का आपको कर्तव्य था। लोक सेवक यानी पुलिस अधिकारी और न्यायिक मजिस्ट्रेट, उनको सूचना देने का आपका कर्तव्य था, लेकिन आपने सूचना का लोप किया। और 202 में क्या कहा गया है कि इसमें आपको सूचना देने का, इसमें भी आपको कर्तव्य था, लेकिन आपने जानबूझकर यानी आपने आशय से सूचना नहीं दिया। आप 176 में सूचना आपने नहीं दिया, भाई डर गया कि हम तो देंगे तो फंस जाए। गांव में लोग कहता है ना बताइए मत जीवो तो तू फंस जीवो। गांव में क्या होता है, किसी घर चोरी हो जाए तो कोई दूसरा नहीं जाता है कि सूचित करने थाने पर, कहेंगे भाई हम ना जाए, के पुलिस वाला बैठा लेंगे, और होता भी है। लेकिन अब तो सोशल मीडिया काफ़ी एक्टिव है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है, और रूलिंग भी आ गई है कि अगर कोई सूचना देता है तो उसको आप परेशान नहीं किए, पुलिस के द्वारा परेशान नहीं किया जाए। तो आप लोग कोई भी अपराध हो तो सूचित करें, डरे मत, पुलिस आपकी सेवा के लिए है। आप डरेंगे तो पुलिस आपका गलत प्रयोग भी करेगी, आपसे गलत लाभ भी उठा सकती है। तो आप डरे ना कि मर गया तो हम क्यों बताएं भाई, उसके बारे में हम ही फंसेंगे। आपको डरना बिल्कुल नहीं है। तो 176 में तो आपने इसी के कारण 176 में यहाँ दंडित होंगे, लेकिन आप ये जानते हैं कि हमको देने का कर्तव्य है और अपने इरादे से, अपने इंटेंशन के साथ लोभ करते हैं तो 202 में आपको दंडित किया जाएगा। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर धारा सेक्शन 40 में कहा गया है ग्राम के जो अधिकारी होंगे, ग्राम में नियोजित जो अधिकारी हैं, जो व्यक्ति हैं, उनको निम्न अपराधों के बारे में सूचना देना पड़ेगा। अब ग्राम के अधिकारी कौन होते हैं आप लोग को पता है? ग्राम के अधिकारी जो ग्राम प्रधान हैं, आप लोग के ग्राम में जो सभासद होते हैं, जो सदस्य बीडीसी जो लड़ते हैं, वही तो हैं आपके ग्राम के। अब बीडीसी लोग लड़ते हैं और पैसा 4-5 लाख पा के ब्लॉक पर में वोट दे के बेचा जाते हैं। उन लोगों को पता ही नहीं कि उनके विधि उनको कुछ कर्तव्य दी है, बस अब घूमेंगे 5 साल तक। उनका भी एक कर्तव्य बनता है कि अगर गांव में चुराई हुई कोई संपत्ति मिल जाए तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें। ठग लुटेरा, अगर गांव में कोई ठग आ जा रहा है जो लोगों को भ्रमित करके पैसा ऐंठ रहा है, या कोई लुटेरा आ जा रहा है, लूटपाट हो रहा है, तो उसकी सूचना उनका कर्तव्य है तुरंत दें। कोई संपत्ति का इधर उधर कर रहा है, संपत्ति की हानि पहुंचा रहा है, मान लीजिए अगर गांव में अचानक किसी का लाश मिल जाए 100, तो ग्राम के प्रधान का ये 100% कर्तव्य है और बीडीसी का कर्तव्य है, जो सभासद सदस्य होते हैं, कि वो तुरंत जाके मजिस्ट्रेट को और पुलिस अधिकारी को सूचित करें। अगर किसी का अचानक मौत हो जाए, गांव में आप सुने होंगे रात में कोई फांसी लगा लिया, तो इन सब चीज़ों का, फांसी लगा दिया, कोई जहर खा लिया, बहुत सब चीज़ें होती हैं गाँव में, आप सुने होंगे कि फांसी लगा लिया, जहर खा लिया, अन्य किसी कारण से डूब के मर गया। तो गांव में ये सब चीज़ें हो रही है,
तो इन सब चीज़ों का, इन सब पॉइंटों के बारे में सूचना देने का कर्तव्य भारसाधक गांव के जो अधिकारी हैं, प्रधान हैं, जो बीडीसी हैं, जो सभासद, जो सदस्य हैं, इन लोगों के ऊपर है। अगर ये लोग ऐसा नहीं करेंगे तो इनको भी भारतीय दंड संहिता की सेक्शन 176 और 202 में दंडित किया जाएगा। लेकिन गांव में कहाँ किसी को कानून तो पता नहीं है भाई। अब प्रधान के पास भी इतना हिम्मत नहीं होता है कि वो जल्दी से, वो भी सोच समझ के, आजकल जब तक पुलिस को जब नॉलेज हो जाएगी तब ये जाएंगे बताने समझाने, क्योंकि इन्हें भी एक ये भी डरते हैं लोग। अब इंसान पुलिस से तो डरता बहुत ज़्यादा है, लेकिन डरने की यहाँ पे है, डरना नहीं चाहिए आप लोग को। आप लोग को कानून पढ़ना चाहिए, आप लोग को अपने कर्तव्य, अपने अधिकारों के बारे में जानना चाहिए। आप 24 घंटा ऐश करते हैं, लेकिन 1-2 घंटे अगर आप अपना सिर्फ फंडामेंटल राइट पढ़ लें, मौलिक अधिकार पढ़ लें, तो आपको लगेगा कि प्रशासन और पुलिस व्यवस्था आपके लिए ही बनाई गई है, न कि आपको उससे भ्रमित या डरने के लिए बनाई गई है। तो यहाँ पे चीज़ें फिर से देखिए, 39 के अपराध, यानी 39 में जितने भी अपराध हमने अभी अभी चर्चा किया, इसका भी अगर कोई क्लू मिलता है, होने वाला है या हो चुका है, तो उसका भी सूचना ग्राम प्रधान और बीडीसी को देना पड़ेगा। तो इस तरह से हमने आज सीआरपीसी का लेसन चौथा, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को समाप्त, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की शक्ति को फिनिश कर दिया है। और इसी के सीरीज में हम 5वां लेसन पढ़ेंगे, गिरफ्तारी, जो सबसे इम्पोर्टेंट हो गया। अगले वीडियो में 41 पढ़ेंगे कि पुलिस बिना वारंट के कैसे गिरफ्तार करती है दोस्तों। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, ताकि आप जब भी हमारे कोई वीडियो बने तो आपके सेलफोन की स्क्रीन पर शो करे। जय हिंद दोस्तों।